हेलो धीरेन्द्र, मैंने तुम्हें भानु प्रताप के परिवार को अपनी मीटिंग में इनवाइट करने को कहा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें उस इनविटेशन को कैंसिल करके सिर्फ रमेश वर्मा के परिवार को मीटिंग के लिए इनवाइट करना है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। फोन रखने के बाद राजीव मन ही मन ये सोचने लगा कि उसे हर कोशिश करके प्रिया को कामयाब बनाना होगा। राजीव ने 5 साल पहले अनजाने में जो गलती की थी, उसकी सजा प्रिया और उसके परिवार को चुकानी पड़ी है। राजीव अब किसी भी कीमत पर प्रिया और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाला था। कुछ ही देर में प्रिया और उसके माता पिता आ गए। राजीव ने उन लोगों को उनके घर ड्रॉप किया और खुद भी वहां से चला गया। अगले दिन सुबह राजीव ने अपने खानदानी बिजनेस द मेहरा एम्पायर के ऑफिस जाने का प्लान बनाया। राजीव के दिमाग में बीते दिन हुए घटनाओं ने घर कर लिया था। राजीव के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जिसे वो एक एक करके अंजाम देने वाला था। राजीव अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके पास प्रिया का फोन आया। प्रिया ने राजीव को बताया कि आर्या आज सुबह से राजीव से मिलने की जिद कर रही है। इतना सुनते ही राजीव बहुत खुश हो गया। वो तो मौका ढूंढ ही रहा था कि उसे अपनी बेटी के साथ समय बिताने का अवसर मिले। राजीव ने झट से प्रिया को हाँ कह दिया। कुछ ही देर में राजीव प्रिया के घर पहुंच जाता है। हाय प्रिया, कैसी हो तुम? आर्या कहाँ है? अच्छा किया राजीव जो तुम जल्दी से यहाँ आ गए। ये लड़की सुबह से कुछ नहीं खा रही है, बस जिद किए बैठी है कि राजीव अंकल के साथ घूमने जाना है। अगर तुम कुछ देर फ्री हो तो क्या तुम इसे साथ घुमा लाओगे? तुम तो एक ही दिन में इसके फेवरेट बन गए हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो आज दिन भर ही फ्री हूँ। तुम बेफिक्र होकर उसे मेरे साथ भेज दो। मैं शाम को उसे वापस तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। इतने में आर्या दौड़ती हुई आती है और राजीव की गोद में चढ़ने लगती है। अपनी बच्ची को इस तरह देख राजीव का मन गदगद हो जाता है। अंकल चलिए ना, मुझे आपके साथ गाड़ी में घूमना है। हाँ बेटा। राजीव और आर्या प्रिया को बाय कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। राजीव अपनी बेटी के साथ बहुत खुश था। वो उसे पार्क लेकर जाता है जहां दोनों बहुत मस्ती करते हैं। तभी अचानक राजीव को याद आता है कि उसे ऑफिस भी जाना है। राजीव आर्या को गाड़ी में बिठाकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। बेटा, अब मैं तुम्हें जहां लेकर जा रहा हूं उसके बारे में तुम अपनी मम्मी से कुछ मत कहना। ओके अंकल। बेटा, क्या तुम मुझे डैड बुला सकती हो? अगर तुम मुझे डैड बुलाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है डैड। अपनी बेटी के मुंह से खुद को डैड कहता सुन राजीव भावुक हो गया। उसे लगा कि उसे जीवन की सारी खुशियां मिलने लगी हों। इतने में राजीव अपने ऑफिस पहुंच जाता है। वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पहचानते नहीं हैं और उसकी गाड़ी को दरवाजे पर रोक देते हैं। सॉरी सर, आप इस तरह बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। तुम कुणाल को फोन करो और कहो कि राजीव आया है मिलने। कुणाल राजीव का चचेरा भाई था। राजीव की गैर मौजूदगी में सारा बिजनेस कुणाल ने ही संभाला हुआ था। राजीव के मुंह से यूं कुणाल का नाम सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स हैरान रह गए। उन्होंने कुणाल को खबर भिजवाया तो कुणाल ने उन्हें राजीव से माफी मांगकर उसे अंदर भेजने का ऑर्डर दिया। सर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, आप प्लीज अंदर आइए। राजीव ने आर्या को इस तरह अंदर ले जाना सही नहीं समझा। बेटा, डैड कुछ देर में एक काम करके आते हैं, तब तक तुम इन गार्ड अंकल के साथ खेलो। राजीव ने सिक्योरिटी गार्ड्स को आर्या का खास ख्याल रखने को कहा और खुद अंदर चला गया। हालांकि राजीव को अपने खानदानी बिजनेस और पैसे में दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी ये सच था कि ये पूरा बिजनेस, प्रॉपर्टी और जायदाद राजीव के पिता प्रताप मेहरा राजीव के नाम कर चुके थे। इसका मतलब ये था कि आज राजीव भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक था, या फिर यूं कहें कि राजीव आज भारत का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान था। ऑफिस में पहुंचते ही राजीव सीधा कुणाल के कैबिन में दाखिल हुआ। आज इतने सालों बाद राजीव को अपनी आंखों के सामने देख कुणाल उठकर राजीव के गले लग गया। भाई कैसे हो आप? आपको अपने सामने खड़ा देख मुझे बेहद खुशी हो रही है। ये सब कुछ आपका ही तो है जो मैं संभाल रहा हूं। आप बस हुक्म करिए।
राजीव ने कुणाल के कंधे पर हाथ रख के उसे अब तक बिजनेस को इतना अच्छा संभालने की शाबाशी दी। कुणाल, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत हमारी कंपनी की सफलता में साफ दिखती है। हमारी कंपनी ने दिल्ली के कई बिजनेस हाउसेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। मैं इसी मामले में तुमसे बात करने आया हूँ। हाँ भाई, आप कहिए ना। शालिनी वर्मा को तो तुम जानते ही होगे। हमारी कंपनी ने काफी अच्छा पैसा लगाया है उन पर, या फिर साफ कहा जाए तो उनका धंधा हमारे पैसों पर ही चल रहा है। हाँ भाई, लेकिन शालिनी वर्मा तो आपका प्यार है ना, और फिर हमारे परिवार की वजह से उन्हें जो भी तकलीफ हुई हम उसी की भरपाई में उसके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ये सब तो आपको पता ही है। कुणाल, आज के बाद उस लड़की का नाम मेरे प्यार के साथ मत जोड़ना। उस लड़की का कोई ईमान नहीं है। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि हमारी कंपनी ने उन पर जितना भी इन्वेस्ट किया है उसे विड्रॉ कर लिया जाए। शालिनी वर्मा के साथ हो रहे सारे प्रोजेक्ट्स को अर्जेंटली कैंसिल कर दो। उनके साथ अब किसी भी तरीके का बिजनेस रिलेशन नहीं रखना है। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। इसके साथ ही हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को यह ऑर्डर दिया जाए कि हमारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स के लिए नए बिजनेस हाउसेस को टेंडर सौंपा जाए। बिल्कुल भाई, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। कुणाल से इस मुलाकात के बाद राजीव ऑफिस से बाहर जाने लगा। बात साफ थी, राजीव अब चाहता था कि उसकी कंपनी शालिनी की बजाय प्रिया के बिजनेस में पैसे लगाए। उधर आर्या सिक्योरिटी गार्ड के साथ खेल रही थी। तभी शालिनी की गाड़ी ऑफिस के अंदर आने लगती है। शालिनी अपने बॉयफ्रेंड रोहन सेन के साथ कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए बात करने आ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड्स शालिनी को अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि वो अक्सर मेहरा के ऑफिस में आया करती थी, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें रोका नहीं। मगर शालिनी ने जब वहां आर्या को देखा तो उसने अपनी गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर सिक्योरिटी गार्ड्स से बात करने लगी। ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? किसके साथ आई है ये बच्ची? मैडम, ये बच्ची किसी राजीव सर के साथ आई है। वो कुणाल सर से बात करने अंदर गए हैं, इसीलिए ये बच्ची हमारे साथ खेल रही है। शालिनी ने सोचा कि आखिर राजीव इस कंपनी के ऑफिस में क्या करने आया है, और वो भी कुणाल के पास। फिर वो मन ही मन हंसकर सोचने लगी कि वो भिखारी जरूर यहाँ नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने आया होगा। शालिनी अपने मन की बात रोहन से कहने लगी। सुना रोहन तुमने? वो भिखारी यहाँ नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने आया होगा। मैं उसे यहाँ कभी काम नहीं करने दूंगी। मैं अभी अंदर जाकर उसकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा दूंगी। आर्या शालिनी और रोहन की बातें सुन रही थी। आर्या को शालिनी की बातें अच्छी नहीं लगी। शालिनी मौसी, मेरी डैड कोई भिखारी नहीं है। हम तो यहाँ घूमने आए हैं। आर्या की बातें सुनकर शालिनी को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने जोर से आर्या का हाथ पकड़ा और उसके गालों को अपनी उंगलियों से दबाने लगी। ए लड़की, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो। ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि सारी बोलती बंद हो जाएगी। ये सब चल ही रहा था कि तभी राजीव ऑफिस से बाहर निकलने लगा। ये सब कुछ होते राजीव ने अपनी आंखों से देखा। शालिनी को आर्या के साथ ऐसा करते देख राजीव का खून खौल उठा। वो भागता हुआ शालिनी की ओर गया और आर्या से उसे दूर करके शालिनी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। हाउ डेयर यू रास्कल! तुमने मुझ पर हाथ उठाने की गलती कैसे की? तुम पहले ये बताओ कि तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ ही मारा है। दफा हो जाओ यहां से, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। राजीव का ऐसा रूप देखकर शालिनी और रोहन दंग रह गए। शालिनी के आगे पीछे घूमने वाला राजीव उस पर हाथ उठाएगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तू कौड़ी के आदमी हो तुम, और तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। नौकरी की भीख मांगने आए हो ना यहाँ पर? ठहरो तुम्हें इस कंपनी में तो क्या, दिल्ली की किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। और ये मेरा वादा है, मेरा। और इस नाजायज लड़की को अपनी बेटी कह रहे हो ना? तुम्हें, प्रिया को और इस नाजायज बच्ची को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहुत पहुंच है इस कंपनी में, समझे? मुझे बर्बाद करने के सपने बाद में देखना। पहले तुम अपनी बर्बादी से बचने का रास्ता ढूंढो। इसी कंपनी के पैसों पर तुम्हारा बिजनेस चलता था ना? अब तुम मेरी एक बात याद रखना,
द मेहरा एम्पायर ने अब बुरे लोगों पर पैसा लगाना बंद कर दिया है। अंदर जाने से पहले मेरी इस बात को दोबारा याद करना। राजीव ने आर्या को अपनी गोद में उठाया और उसे सहलाते हुए गाड़ी में बिठाकर वहां से चला गया। शालिनी को राजीव की कही बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर राजीव ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसे ये क्यों कहा कि द मेहरा एम्पायर ने अब बुरे लोगों पर पैसा लगाना बंद कर दिया है। आगे शालिनी के साथ जो होने वाला था वो उसने कभी नहीं सोचा होगा। राजीव ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो उसे भूल नहीं पा रही थी। फिर भी शालिनी ने उसे नजरअंदाज करके रोहन के साथ कंपनी में प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए जाना ज्यादा जरूरी समझा।